आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कहेंगे तो वो 24/7 सेवा वाला रहता है। जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ जाती है। जिस जनता ने, शादरा की जनता ने मेरे पे भरोसा करके मेरे को जिता के भेजा है, उसके प्रति मेरी जवाबदेही पहले से और अधिक बढ़ गई है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं राजनीति.com। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है, दिल्ली बेस्ड पॉलिटिशियन है और इस समय शाहदरा वार्ड से निगम पार्षद भी है। हमारे साथ है भरत गौतम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजनीति.com पर। भरत जी, मुझे तो इस समय का परिवेश होता है, क्या चल रहा है राजनीति में? वर्तमान में मेरे पे भाजपा में जिले में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है और जैसे भी बताया आपने, शादरा वालों ने सेवा का मौका दिया है। निगम पार्षद होने के नाते सेवा कर रहे हैं, सेवा का ही मन बना रखा है, आगे भी ऐसी सेवा करेंगे, यही है। अच्छा, इस बार एमसीडी इलेक्शंस में काफी टफ फाइट थी और आप पहली बार निगम पार्षद बने हैं, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? कोई टफ फाइट नहीं थी। 15 साल सत्ता में रहने की एंटी इनकन्वेंसी कह सकते हैं, थोड़ी सी फेस करनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की जनता ने हम पे बहुत भरोसा करके एक मजबूत विपक्ष के तौर पे 105 सीटें जिता के सत्ता में भेजा है। अभी निगम पार्षद बनने के बाद जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? उससे पहले आप पॉलिटिक्स में इतने ज्यादा सक्रिय नहीं थे जितना पॉलिटिक्स मतलब ये बनने के बाद, निगम पार्षद बनने के बाद। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कहेंगे तो वो 24/7 सेवा वाला रहता है। जब वो सत्ता में होता है तब भी और जब विपक्ष में होता है तब भी। हम शुरू से ही क्षेत्र में लगे रहे। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता प्रातः उठ के संघ स्थान पे ध्वज प्रणाम से लेकर रात्रि सोने तक क्षेत्र में सेवा में रहता है और वही दिनचर्या जीतने के पहले भी थी और जीतने के बाद भी है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद क्या परिवर्तन जिंदगी में? रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ जाती है। जिस जनता ने, शादरा की जनता ने मेरे पे भरोसा करके मेरे को जिता के भेजा है, उसके प्रति मेरी जवाबदेही पहले से और अधिक बढ़ गई है। अच्छा, क्षेत्र के विकास के लिए किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? क्या प्राथमिकताएं थी आपके मन में? ये अच्छा सवाल आपने किया और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, मैं विपक्ष के चुनिंदा उन पार्षदों में से हूँ जो अपने 8 महीने के कार्यकाल में लगभग 1 करोड़ रुपए की योजनाएं अपने क्षेत्र में ला चुके हैं। हम लगातार काम कर रहे हैं, चैलेंजिंग है, विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, संघर्ष से पीछे नहीं हटता, लगातार संघर्ष करके क्षेत्र की जनता की सेवा में लगा हुआ हूँ। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपके बकेट लिस्ट में एक तरह से कहते हैं कि हाँ, ये काम मुझे सबसे पहले करना है? क्षेत्र में हर एक काम मेरी बकेट लिस्ट में है। सुबह की कॉल से लेकर रात की कॉल तक हर एक काम मेरी प्रायोरिटी है। चाहे वो नाली की सफाई हो, चाहे रोड बनवाना हो, चाहे हॉस्पिटल का डेवलपमेंट हो, चाहे स्कूल का डेवलपमेंट हो, चाहे किसी का कोई व्यक्तिगत भी काम हो, हम हर काम के लिए क्षेत्र में उपलब्ध हैं और हर एक काम हमारी प्रायोरिटी है। आपके क्षेत्र में एमसीडी स्कूल्स भी होंगे, उसमें किस तरीके से? मेरे क्षेत्र में निगम के विद्यालय हैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैं आपको निमंत्रण भी देता हूँ, इस चैनल के माध्यम से आप भी आएँ, आपकी पूरी टीम आए। मैं दिखाना चाहता हूँ अपने यहाँ का स्कूल। आप जब मेरे स्कूल का नर्सरी केजी क्लासेस देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जब 15 साल सत्ता में थी उसने स्कूलों में कितना विकास करा। बड़ी बड़ी टच स्क्रीनों से पढ़ाई होती है, प्रोजेक्टरों से पढ़ाई करवाई जाती है। जैसे कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऐसी आधुनिक सुविधाओं के साथ में हमारे नगर निगम के स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ा ही बेसिक सा सवाल है कि शाहदरा इलाका जो है काफी कंजेस्टेड है, पतली पतली गलियां हैं, इसके अलावा मार्केट्स वहां पर काफी हैं, उसकी वजह से एनक्रोचमेंट जो ट्रैफिक जाम है वो काफी ज्यादा बड़ी चैलेंज हो जाता है।
क्योंकि वहाँ पे एनक्रोचमेंट की भी एक बड़ी समस्या हो गई है। इन तमाम सिचुएशन से निपटने के लिए कैसे आप आगे आ रहे हैं या फिर क्या काम कर रहे हैं? शादरा को आप समझेंगे तो शादरा बहुत पुराना शहर है। जी। आप कभी इतिहास उठा के देखेंगे दिल्ली का, जब मुगल काल हुआ करता था तो मुगल काल की किताबों में भी शादरा का वर्णन है। शादरा कोई आज का शहर नहीं है, बहुत पुरानी बसावट है और समय के साथ आबादी बढ़ती है, चैलेंजेस बढ़ते हैं और हम लगातार क्षेत्र में लगे हुए हैं, जनता के बीच में जाते हैं, उन्हीं से ही सुझाव लेके उन्हीं को ही सुविधा उपलब्ध कराते हैं। हम लगातार एंक्रोचमेंट्स को पीछे करवा रहे हैं, क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए रखना हमारी प्रायोरिटी पे है। इसके अलावा अब मैं आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस पे आता हूँ। आपने दिल्ली से ही पढ़ाई की है, 12वीं तक की बताया आपने मुझे, उसके बाद आप इंजीनियरिंग आपने की और एक तरह से कहेंगे आप प्रोफेशनल इंजीनियर हैं। मैं जब 12वीं से करा तो उसके बाद में मैं व्यवसाय शुरू कर दिया था, तो मीनवाइल उसी के साथ साथ मैंने अपनी आगे की कॉलेजिंग भी करी। मैं 2005-2006 में स्कूल कंप्लीट करने का लगातार एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था। शुरू में किसी के साथ में हेल्पर के तौर पे काम किया, धीरे धीरे अपना व्यवसाय खड़ा करा और उसी के साथ में काम करते साथ साथ पार्टी का भी काम संभाला। मैं 2006 में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी के तौर पे प्रथम बार ही नियुक्त हुआ था और लगातार उसके साथ में अभी तक पदाधिकारी। अभी आप से बात हो रही थी तो एक बात निकली कि आपको इलेक्शंस के समय नैनीताल भेजा गया था, उत्तराखंड चुनाव जब थे, तो वो क्या कहानी थी, थोड़ा बताएं। ये मेरे जीवन का बड़ा एक सुनहरा अवसर कह सकते हैं। पार्टी ने मेरे पे इतना भरोसा किया, हमारे नेतृत्व ने मेरे पे इतना भरोसा किया कि एक दिल्ली के कार्यकर्ता, हमारे यहाँ पे एक कार्यकर्ताओं को प्रवासी कार्यकर्ता के तौर पर अनेकों राज्यों में भेजा जाता है जहाँ चुनाव होते हैं। मेरे को नैनीताल विधानसभा चुनाव में भेजा गया था। नैनीताल परंपरागत कांग्रेस जीतती आ रही थी, बड़ा चैलेंजिंग सीट थी, हमने वहाँ पूरा दिन रात मेहनत करी और मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि वहाँ पे लगातार 3-4 दिन स्नोफॉल हुई थी, पूरा ब्लैकआउट हो गया था। आप फोटोज देखेंगे तो हम उस स्नोफॉल में भी कैंपेनिंग कर रहे थे, हम डोर टू डोर लोगों के पास जा रहे थे और लोगों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत मदद की मेरी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने दिन रात लग के बारिश में बर्फ़ में मेरी मदद करी और उस सीट को हम जीत के आए और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के आए। इसके बाद अंदर से कुछ फील हुआ कि हाँ कुछ काम किया है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार काम करता है, ये तो एक जिम्मेदारी थी, पार्टी ने दी थी, उस जिम्मेदारी को पूर्णतः निर्वाह करना था और खुश हूँ कि पार्टी की अपेक्षाओं के मुताबिक उस जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वाह करके पार्टी को जितवा के वो सीट मैंने दी। अच्छा, एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीति आपको विरासत में मिली है। आपके पिताजी, क्योंकि दुष्यंत गौतम जी अपने आप में एक नाम है दिल्ली के, कह सकते हैं राजनीति मेरे को विरासत में मिली है, लेकिन मेरा खुद का भी राजनीति का सफर लगभग 16-17 साल का है। मैंने अभी आपको बताया, मैं 2006 में पार्टी का युवा मोर्चा का मंडल का मंत्री के तौर पे जिम्मेदारी मेरे को मिली थी। उसके बाद प्रदेश की योजनाओं में रहा, युवा मोर्चा में अनुसूचित जाति राष्ट्रीय का टीम में भी काम किया, प्रदेश की टीमों में काम किया, जिले में काम किया, जिला युवा मोर्चा में काम किया। बहुत लंबा सफर है मेरा खुद का भी संघर्ष का। नहीं वो तो सब ठीक है, लेकिन पिताजी से एक तरह से कहने की घर में ही आपको कहना सीखा है आपने, राजनीति का जो कगैरा होता है बिल्कुल कह सकते हैं, मैंने अपने पिताजी से राजनीति सीखी है और उसका फायदा मेरे को बहुत मिलता है। जब क्षेत्र में विकास की बात आती है तो मैं उनकी राजनीति के एक्सपीरियंस से ही आगे क्षेत्र में विकास कार्य लेके आ पाता हूँ। अभी प्रभारी है उत्तराखंड में? हाँ, वर्तमान में पिताजी पे राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड में प्रभारी की जिम्मेदारी है। अच्छा, जब आप सामने बैठे होते हैं, आपसे डिस्कशन चल रही होती होगी डाइनिंग टेबल पे या कहीं, तो राजनीति की बातें होती रहती हैं क्या? कुछ और डिस्कशंस भी होती हैं? अनेकों प्रकार की बातें होती है, पिता और बेटे वाली बात भी होती हैं, एक गार्जियन के तौर पे भी समझाते हैं, हमें कहीं दिक्कत आ रही होती है तो हम भी उनसे शेयर करते हैं। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे क्षेत्र में भी कहीं काम की दिक्कत आ रही होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा 1997 में पिताजी भी निगम पार्षद के तौर पे प्रथम अपना चुनाव जीते थे
97 से 2002 तक वो निगम पार्षद रहे, तो मेरे को कहीं भी दिक्कत आती है निगम के काम में भी तो मैं उनसे गाइडेंस लेता रहता हूँ। अच्छा, वहाँ से आपको बढ़िया सपोर्ट मिल जाता है। पूरी जानकारी उनसे मिल जाती है, मदद मिल जाती है, क्या काम कैसे होना है वो बहुत अच्छे से समझा भी देते हैं मेरे को। घर परिवार के बारे में थोड़ा बताइए। फैमिली मैं में कोई कौन-कौन? मेरा परिवार कोई राजनीतिक बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। मेरे दादाजी डीटीसी में बहुत छोटी सी नौकरी करते थे। पिताजी की रुचि राजनीति में रही, छात्र संघ राजनीति में भी रहे। वो बताते हैं कि 1970s में कभी यूनिवर्सिटी में पर्चे भी बांटा करते थे। पर्चे बांटते बांटते पार्टी में झुग्गी झोंपड़ी प्रकोष्ठ में रहे, अनुसूचित जाति मोर्चा में रहे, अनेकों अनेकों पद पे रहे। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे को। इसके अलावा आपके शौक थोड़े बताएं, हमें किस तरह के शौक है आपके? मूवीज देखने का शौक है या फिर क्या हॉबीज है आपकी? हाँ, मैं फ्री टाइम में मूवीज देखते थे, लेकिन जब से सक्रिय राजनीति में अब तो मूवीज बहुत रेयरली टाइम मिल पाता है। जनता की सेवा में ही सारा समय निकल जाता है। खेल कूद का शौक है आपको? स्कूल टाइम पे खेला करते थे, उसके बाद में कॉलेज टाइम में भी थोड़ा बहुत खेलों में रहे, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र से व्यवसाय में भी आ गया था, तो इसलिए खेल थोड़ा सा रुचि व्यवसाय की तरफ बढ़ गई थी। लेकिन ये आरएसएस में से आरएसएस से जो जुड़ा होता है वो अक्सर मैंने सुना काफी एज तक खेल कूद में हिस्सेदारी उनकी रहती है। संघ स्थान पे हम लगातार खेल कूद हमारा रहता है, चाहे सुबह कबड्डी हो, खो खो हो, तो ये तो खेल हमारे लगातार लगे रहते हैं, डेली के होते हैं। ये अच्छा है, संघ की बात करते हैं तो संघ से जुड़े हुए एक आधा सवाल जहन में आते हैं। संघ का वर्क कल्चर कैसा होता है? कैसे वहां पर किस तरीके से काम होता है? युवाओं को किस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है या फिर आपने किस तरह की जिम्मेदारी संभाली है? संघ का वर्क कल्चर आपको समझना है तो इस संघ स्थान पे ज़्यादा अच्छा समझेंगे। संघ की प्रार्थना की आपको शुरू की 2 लाइन बताता हूँ मैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम मातृभूमि से ही शुरू करते हैं और मातृभूमि को सबसे पहले नमन करते हैं। जिस संस्थान का मोटो मातृभूमि की सेवा हो, आप खुद समझ सकते हैं कि वो देश के लिए कितनी पॉजिटिव एनर्जी से काम करती है। आप लगातार देखते हैं, चाहे देश में कहीं भी विपदा आती है, अगर सबसे पहले कोई टीम वहाँ खड़ी मिलती है सेवा के लिए, तो हमारे संघ का स्वयं सेवक वहाँ पे खड़ा मिलता है। फ्यूचर गोल्स क्या है आपके? राजनीतिक क्षेत्र में क्षेत्र की सेवा, ये मेरा फ्यूचर गोल है। संगठन मजबूत करना, संगठन में आगे जो भी जिम्मेदारी रहेगी उसको पूर्णतः निर्वाह करना। अच्छा, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि अगले 10 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं? मतलब हर पॉलिटिशियन का एक सपना होता है कि अगर मैं निगम पार्षद बनाऊं तो कल मैं विधायक बनूं, उसके बाद सांसद बनूं या फिर वो मंत्री पद संभालूं। आपका क्या सपना है राजनीति के अंदर? संगठन जहाँ भी जिम्मेदारी देगा उस जिम्मेदारी को पूर्णतः निर्वाह करना मेरा ये तो सपना है। पॉलिटिकल आंसर हो, आप क्या नहीं, सोचते हैं? पॉलिटिकल आंसर नहीं है। मैंने बचपन से ही राजनीति में सेवा सीखी अपने पिताजी से। राजनीति मोटो है कि आगे राजनीति करनी है, लेकिन सेवा उससे प्रथम है। संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा उसको पूरी तरह से निर्वाह करना। चलिए, हम क्षेत्र में रहते हैं और क्षेत्र के अंदर युवा हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग भी हैं। सबसे बेसिक चीज यहाँ पर है कि युवा है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं शादरा से जीत के आया। शादरा एक बहुत अच्छे हेरिटेज वाला क्षेत्र है। आप शादरा देखेंगे तो वहाँ का युवा संस्कारों से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। मेरी युवाओं से एक ही अपील है, यही से अपील निवेदन कि जैसे आप अभी तक क्षेत्र में मदद करते आए, ऐसे ही मेरे को आगे मदद करते रहें। अब की बारी युवाओं का बहुत साथ मेरे को मिला, ऐसे ही सभी युवा साथियों का मेरे को आगे भी साथ मिलता रहे। जब महिला सुरक्षा का एक बड़ा ही अहम मुद्दा है जो अक्सर सामने आता है, हालांकि आपसे ये सवाल पूछना बहुत ज्यादा रेलेवेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो आप क्या सोचते हैं महिला सुरक्षा के बारे में और आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं? महिला सुरक्षा को लेकर आप देख रहे हैं केंद्र सरकार लगातार कोई ना कोई ऐसी योजनाएं लेके आ रही हैं। हम लगातार महिला सुरक्षा पे आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं और मेरा भी प्रायोरिटी पे रहता है कि मेरी जितनी भी माताएं बहनें क्षेत्र में रहती हैं वह सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करें।
और वो भी इस विकास की दौड़ में लगातार साथ देती हैं। और हम लगातार, चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे शासन प्रशासन हो, हमारी उनसे मीटिंग होती रहती है। और हमने मीटिंगों में भी लगातार ये पिंक बूथ जो हैं इनको विषय को आगे रखा कि हमारे क्षेत्र में जितने भी पिंक बूथ हैं इन पे एक्टिवली लेडी कांस्टेबल्स रहने चाहिए, ताकि, क्योंकि मेरा क्षेत्र जो है उसमें बड़ा बाज़ार, छोटा बाज़ार, अनाज मंडी ऐसे बाज़ार भी हैं जहाँ डेली महिलाओं का आना है। तो उसको लेकर हमारी भी प्रायोरिटी रहती है कि मेरी माताएं बहनें जब डेली बाज़ार आती हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। चाहे वो दिल्ली पुलिस से हम मदद लेते हैं, चाहे अन्य किसी संस्थान से मदद लेते हैं, हम लगातार उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे पोर्टल राजनीति.com के लिए और हमारे फाउंडर्स के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? मैं लगातार सोशल मीडिया पे आपको फॉलो कर रहा हूँ। बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लेके शुरू करा राजनीतिक.com, और मेरी बहुत गुड विशेज़ हैं मोहित क्वात्रा जी और दूसरे फाउंडर मनोज कुमार अग्रवाल जी के लिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक सभी का इनिशिएटिव इसमें हो जाता है कि सभी से आप इंटरव्यू लेके, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे नए नए युवा चेहरे एक मीडिया लाइन में आगे आते हैं, आगे देश को एक नई दिशा दिखाते हैं। ऐसे ही आप अच्छे आगे काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं और यही हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि भविष्य में आप राजनीति में बुलंदियों को छुएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।